नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ मतलब न्यूटन के नियम के बारे में। न्यूटन ने गति संबंधी मतलब मोशन से रिलेटेड बेसिक 3 लॉ दिए हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं न्यूटन के गति के विषयक नियम, या इसी को इंग्लिश में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में 1687 में प्रिंसिपिया नाम की बुक में इन गति के नियमों का वर्णन किया है। इन नियमों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जिसे हम गैलीलियो का जड़त्व नियम यानी कि गैलीलियो इनर्शियल लॉ भी कहते हैं। इनर्शिया या जड़त्व क्या होता है? किसी भी वस्तु का स्थिर होना या जड़ होना, उसका जड़त्व या इनर्शिया कहलाता है। तो यहां पर देखेंगे, जो न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहेगी। ऐसा तब तक होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। मतलब अगर कोई चीज में वेलोसिटी है, अगर कोई भी मैटर जो है उसमें अगर वेलोसिटी है तो वो लगातार चलता रहेगा, और अगर कोई पॉइंट, अगर कोई मैटर जो है वो स्टेबल है तो वो लगातार स्टेबल रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना डाला जाए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम गाड़ी पर या ट्रेन पर अगर खड़े हुए हैं और अचानक से अगर गाड़ी चालू हो जाती है तो हमें पीछे की ओर धक्का लगता है। इसका कारण क्या है कि हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होती है, जबकि हमारा जो पैर है वो अचानक से गति अवस्था में आ जाता है, मतलब मोशनल पॉइंट पे आ जाता है, जिसकी वजह से हम पीछे चले जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम गाड़ी पे हैं और अगर हमारा ध्यान नहीं है और हम चलती गाड़ी पे अगर अचानक से ब्रेक लगा दे तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका रीजन ये है कि जो आपका लोअर पार्ट है, नीचे वाला भाग है, कमर के नीचे वाला भाग, वो तुरंत स्टेबल हो जाता है, जबकि जो ऊपर वाला पार्ट है उसको जो मोशन में होने की वजह से वो आगे की तरफ जाता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान रहेगी, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब इसी को अपन दूसरे शब्दों में देखते हैं। देखिएगा, एक स्टूडेंट के जीवन में अगर वो सो रहा है तो वो सोता ही रहेगा, मतलब रेस्ट पोजीशन पे तो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उसको लात मारकर या गाली देके ना उठाया जाए। मतलब जब उस पर हम बाह्य बल आरोपित करेंगे तभी वो बच्चा उठेगा। वैसे ही अगर कोई बच्चा जो है वो लगातार मोबाइल चला रहा है तो वो चलाते रहेगा। कब तक चलाएगा? जब तक कि उसके पिताजी या माता के द्वारा उसके नाम के आगे और पीछे उपसर्ग प्रत्यय लगा के उसे रोका ना जाए, तब तक वो अगर मोबाइल देख रहा है तो देखता ही रहेगा, अगर सो रहा है तो सोता ही रहेगा। जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई बाह्य बल लगाया जाएगा तभी या तो वो सोना बंद करेगा या तो वो मोबाइल देखना बंद करेगा। तो ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसके बाद हम आते हैं संवेग या मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। मतलब द्रव्यमान और वेग का अगर गुणा कर दिया जाए तो ऐसी राशि जो इन दोनों को डिफाइन करे उसे हम लोग मोमेंटम या संवेग कहते हैं। इसे नॉर्मली स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को, मास को स्मॉल m से और वेलोसिटी को स्मॉल v से। अब आते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम की तरफ। न्यूटन का द्वितीय नियम यह कहता है कि किसी भी पिंड पर लगाया गया बल उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। मतलब F इज इक्वल टू dp/dt। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह हटाऊं तो उस कंडीशन पे मुझे कांस्टेंट लेना पड़ेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही p का आपको वैल्यू बताया, ये होता है m इंटू वी। मास मतलब द्रव्यमान किसी भी मैटर का कांस्टेंट होता है, तो मैं m को बाहर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा dv/dt। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, एक्सेलरेशन या a कहलाता है। तो dv/dt की जगह मैं a लिख दूंगा तो F इज इक्वल टू हो जाता है ma। मतलब जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन को डिफाइन करेगा। अब देखिएगा, न्यूटन का जो ये द्वितीय नियम है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है, आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहे हैं अभी, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई प्लेयर जो है वो जो बॉल को कैच करता है तो कैच करने के बाद वो अपने हथेली को थोड़ा पीछे की ओर लेके जाता है। आपने कभी भी किसी प्लेयर को ऐसे कैच लेते नहीं देखा होगा। कैच लेने के बाद वो अपने हाथ को नीचे की तरफ करता है। क्यों? क्योंकि समय जितना ज्यादा लगेगा फोर्स उतना कम लगेगा। सिंपल सा बात है, जैसे अगर आपके हाथ में कैच आया, प्लेयर के हाथ में, उसने से नीचे किया तो उस कंडीशन पे क्या होगा, समय जो है वो ज्यादा लगेगा, और समय जब ज्यादा लगेगा तो यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, कम। समय ज्यादा लग रहा है तो फोर्स क्या होगा, कम। तो इस कंडीशन पे आपने देखा होगा कि जब कोई भी प्लेयर कैच करता है बॉल को तो वो हाथ को ऐसे नीचे की तरफ ले जाता है ताकि फोर्स कम लगे। अधिकतर आपने जो कैच छूटते देखा है उसका रीजन क्या है, समय कम होता है।
तो फोर्स क्या हो जाएगा, अपने आप ऊपर हो जाएगा। इस साइन का मतलब होता है कि जो नीचे दी गई क्वांटिटी है अगर ये ज्यादा होगी तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर मान के चलिए dt का मान कम होगा तो f का मान अपने आप बढ़ जाएगा। जितने भी जो फंबल होते हैं या जो बॉल जो है वो छूटते हैं वो इसीलिए छूटते हैं क्योंकि dt का टाइम क्या हो जाता है, कम, तो f अपने आप ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से प्लेयर का हाथ जो है वो इंजर्ड हो जाता है या बॉल जो है वो छिटक जाता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति मान के चलिए काफ़ी ऊंचाई से अगर फर्श पे कूद रहा है तो उसके पैर के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि समय क्या होगा, ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, समय क्या हो जाएगा, कम, और अगर समय कम मिलेगा तो फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा। तो इस कंडीशन पे अगर कोई व्यक्ति काफ़ी ऊंचाई से अगर फर्श पे कूदता है तो उसके पैर पे जो जोड़ों पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से उसके पैर के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि जब वही व्यक्ति रेत के ढेर पे कूदेगा तो उस कंडीशन पे उसको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि जो पैर है वो जब नीचे जाएगा, मतलब जब रेत में धंसेगा तो उस कंडीशन पे टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, जिससे उसको जो फोर्स है वो क्या मिलेगा, कम लगेगा। और फोर्स कम लगेगा तो इस कंडीशन पे उसके पैर के इंजर्ड या उसके पैर के टूटने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर समय ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा, और अगर समय कम लगेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर आप पढ़ाई पे समय ज़्यादा देंगे, मतलब बुक्स के साथ अगर आप ज़्यादा समय बिताते हैं तो आपको उसको याद रखने में कम ताकत लगानी पड़ेगी, कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बुक्स को कम समय देंगे तो उस कंडीशन पे आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। सिंपल सा है, जिस चीज़ को आप ज़्यादा टाइम देते हैं उसको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि आप उस चीज़ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो सिंपल सा है, अगर टाइम ज़्यादा तो फोर्स कम, टाइम कम तो फोर्स ज़्यादा। ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब चलते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में। न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। कोई भी एक्शन जस्ट अपोजिट रिएक्शन रखता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्टिकल अगर सेकेंड पार्टिकल पर कोई भी फोर्स जनरेट करता है तो ठीक वैसे ही दूसरा पार्टिकल जो है वो पहले पार्टिकल पे क्या करेगा, फोर्स जनरेट करेगा। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए कोई भी जो एटम है, जैसे अगर अपन बात करें, कोई भी व्यक्ति जैसे नाव पे बैठा हुआ है, अब नाव से वो जंप करके अगर किनारे पे जाता है तो उस कंडीशन पे जितना फोर्स वो किस पर लगाएगा, नाव पर लगाएगा, उतना ही फोर्स नाव जो है वो किस पर लगाएगी, उस व्यक्ति पर लगाएगी, और वो किनारे पे पहुंच जाएगा। अगर दोनों में से भी किसी का फोर्स एग्जैक्ट नहीं बैठता, मतलब F21 F12 के बराबर नहीं होता, तो उस कंडीशन पे या तो वो किनारे पे नहीं पहुंच पाएगा या वो वहीं पे गिर जाएगा। दूसरा, जब हम जमीन में चलते हैं या किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो जितनी हम वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं वस्तु भी उतना ही प्रतिक्रिया बल हम पर लगाता है। इसी कारण से हम एक जगह से दूसरे जगह किसी पिंड को धीरे धीरे करके खिसका सकते हैं। अगर मैं इस पेन को भी अगर ऐसे उठाने की कोशिश करूं तो मैं जितना फोर्स इस पेन पर लगा रहा हूँगा ठीक उतना ही फोर्स ये मेरे से नीचे की ओर लगा रहा होगा, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली इसके फोर्स को अगर इंक्रीज करते जाऊंगा तो धीरे धीरे ऊपर आते जाता है। तो हम जिस चीज पर जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स वो हमारे ऊपर भी लगाएगा। अगर आप किसी को एक झापड़ मारेंगे तो दूसरा भी आपको एक झापड़ मारेगा। क्यों? क्योंकि भाई प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। मतलब एवरी एक्शन हैज बीन अ अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन जस्ट अपोजिट रिएक्शन रखता है। अब अगर हम देखें तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है और थर्ड लॉ है, इसके बेसिस पे आप जो संवेग संरक्षण का नियम, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या होता है कि यह बिल्कुल आपका जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसी का पालन करता है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा गगनयान, जो चंद्रयान है 3 है, जो आदित्य L1 है, ये जितने भी रॉकेट छोड़े गए, तो अगर आपने देखा होगा तो मान के चलिए अगर ये एक रॉकेट है तो नीचे से जितना भी गैस बाहर निकल रहा है, तो जितनी स्पीड से गैस बाहर निकलेगा, जितने वेग से निकलेगा, जितनी वेलोसिटी रहेगी उतनी ही वेलोसिटी इस रॉकेट की भी रहेगी। मतलब नीचे जितनी मात्रा में गैस का उत्सर्जन होगा, मतलब गैसेस बाहर निकलेंगी और जितना फोर्स जनरेट करेंगी, ठीक अपोजिट डायरेक्शन पे भी उसी फोर्स के साथ ये धीरे धीरे ऊपर जाना चालू होगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि जो प्रारंभिक स्थिति में मोमेंटम था, मतलब प्रारंभिक अवस्था में जो संवेग था और अंतिम अवस्था का संवेग दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब कभी भी इसका मान कम ज्यादा नहीं होगा। जब रॉकेट ऊपर अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो जितना गैस नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं उतना ही ठीक इसके अपोजिट ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, जिससे जो आपका सैटेलाइट है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है।
तो इसे ही हम लोग संवेग संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन भी बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो न्यूटन्स का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं, मतलब न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ से रिलेटेड डेरिवेशन प्लस इसमें विथ एग्जाम्पल, जितने भी ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ अगर अलग अलग लॉ को पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उस हिसाब से मैं इसको एक एक करके और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।